हाँ जी बेटा, तो अगला जी सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स की हेडिंग है। थोड़ा सा एक पॉइंट है जो शायद पहले ज़्यादा नहीं पूछा गया कभी, तो उस पर हम मेन फोकस रखेंगे। एस जी सोल्ड 4 मंथ निफ्टी फ्यूचर ऑन 1 फरवरी 20, 9 लाख रुपए। एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ट्रेडिंग ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ मई 20, द इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 2100 और मल्टीप्लायर 75। पहले तो इतने पे ही फोकस बना लीजिए अच्छे से। इसने 5 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, 5 भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। 1 फरवरी को 4 मंथ फ्यूचर, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के एंड पे एक्सपायरी होगी, लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है मंथली सीरीज की, आपको बताइए, ठीक है ना। तो ये तो सारा समझ आ गया कि अच्छा किसी ने 1 फरवरी को निफ्टी शॉर्ट कर दिया, जो 4 महीने की बाद एक्सपायरी है जिस सौदे की। तो 4 महीने भी हमने गिन लिए, 5 लॉट है उसके पास, 9 लाख रुपए इस ट्रेड की वैल्यू है। अब ये कहता है कि आप ये बताओ प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। सर देखो, पहले तो आपको 9 लाख डिवाइड बाय 5 कर देना चाहिए, 1,80,000 एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। वो ये नहीं पूछ रहा कि निफ्टी किस रेट पे आपने शॉर्ट किया, द पोजीशन एंटर्ड इनटू अ प्राइस, ये नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। तो आईसीआई चेक करते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है। लीजिए सर, उसने लिखा प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेट एक्स बी दी प्राइस। ओ हो, इसमें भी एक्स, ये 5 खरीदे 9 लाख के, बड़ा मुश्किल था, 1,80,000 होगा। तो पहला पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, अब कई बार इस चक्कर में भी गलत हो जाता है। अब अगर आपका मन कर रहा है कि 1,80,000 को सर डिवाइड करें 75 से, क्योंकि लॉट साइज 75 का है, सर फिर वो आपका रेट आ जाएगा जिस रेट पे आपने शॉर्टिंग की। कर लेते हैं, अभी इस पार्ट के आंसर के लिए नहीं, शायद आगे मुझे कहीं काम आ जाए। ये तो मतलब 2400 का लेवल था। 4 मंथ फ्यूचर जो मैंने शॉर्ट किया, तो निफ्टी 2400 पे शॉर्ट किया, फ्यूचर का रेट 2400 था, ये भी मुझे पता चल गया। ये मेरे को यहाँ फर्स्ट पार्ट में वैसे आंसर में देना नहीं चाहिए, वो चिढ़ भी सकता है इससे। अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स बताओ 1 फरवरी को, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो स्पॉट रेट पूछ रहा हूँ। स्पॉट रेट बताओ 1 फरवरी को निफ्टी कितने पे था। इफ द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम डेट वाज थ्योरेटिकली करेक्ट। सर देखो, जो प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं यहां लिख देता हूं, प्राइस ऑफ 4 मंथ फ्यूचर 1 फरवरी को, ये जो हम अभी लगे हुए थे 1,80,000 डिवाइड बाय 75, ये फ्यूचर का रेट है, 4 मंथ फ्यूचर का। जैसे 1 फरवरी को देखो ना, ऐसे जैसे हम क्लास में समझते थे कि निफ्टी स्पॉट पे कुछ और होगा, और 1 फरवरी को यहाँ 4 मंथ फ्यूचर का रेट जो है वो कुछ और होता है, और 4 मंथ फ्यूचर का रेट ये है। आपसे ये रेट पूछा जा रहा है कि निफ्टी कितने पे है उस दिन, जिस दिन आपने शॉर्टिंग की है। और उसने आपको हिंट दे दिया, बहुत बढ़िया, कहता आप ये मान सकते हो कि जो ये रेट है प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, वो थ्योरेटिकली करेक्ट है। मतलब आपके पास कुछ फेयर वैल्यू के मॉडल्स हैं, हाँ जी सर, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग भी है, मंथली कंपाउंडिंग, बहुत कुछ है उनमें। तो आप वो मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो फेयर वैल्यू निकालते हो ना, वो मान सकते हो। ऑन द सेम डे जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो डिविडेंड यील्ड है वो इतनी इतनी है। ये इसलिए दी क्योंकि सर जब हम बात करते हैं इंडेक्स की फेयर वैल्यू की, तो उसमें डिविडेंड यील्ड भी चाहिए होती है। तो इसको हम जैसे करते थे वैसे बनाते हैं। सर अगर हमारे पास स्पॉट हो, अब स्पॉट से हमें फेयर वैल्यू तक जाना हो, देखो फेयर वैल्यू 2400 है, उसने बोला थ्योरेटिकली करेक्ट है 4 मंथ फ्यूचर का। तो स्पॉट से यहां तक पहुंचे कैसे होंगे। सर इन्होंने स्पॉट 1, R-Y, आर आपका हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री, ये 1 है भाई, थोड़ा सा ठीक कर दे। ये ला, वाई होता है आपका डिविडेंड यील्ड, इसकी नेटिंग करके जो टाइम पीरियड है 4/12, ये लगा दिया होगा। बोलो, ये समझ रहे हो। अब सर स्पॉट हमें पता करके देना है, ये यहां रहने दीजिए, और ये रेट्स पुट कर दीजिए, 9% और कितना जी 6%। तो 9% माइनस 6%, ये सर 1/3, 4 महीने। तो सर स्पॉट रेट समझो आने वाला है, क्योंकि ये हो जाएगा 3 और 3 1%।
लो सर, तो 2400 ये रहा। तो यहाँ से स्पॉट की वैल्यू लगेगी 2400 डिवाइड बाय 1.01। चेक कर लीजिए, 2400 डिवाइड बाय 1.01। ये वैल्यू अगर मैं राउंड ऑफ ही रखूं तो ज्यादा ठीक है। 2376 ये मेरा स्पॉट है। मतलब जिस दिन मैंने 4 महीने के निफ्टी फ्यूचर को 2400 के लेवल पे, 24 के लेवल पे, 2400 के लेवल पे शॉर्ट किया, उस दिन निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 2376 होगा। तो ये आंसर सर आपको पार्ट बी में देना था। अब चेक कर लीजिए वहां ये आंसर दिया गया है या नहीं। बिल्कुल दिया गया है, पूरा पॉइंटों तक भी गए हैं हम भी। 23, मैं अपना भी लिख दूं बेटा एग्जैक्ट 2376, 2376 और भी लिख सकता हूँ, इतना आ रहा था भाई, मैं क्या अब कैलकुलेटर पे सामने पड़ा तो लिख ही देता हूँ। तो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया, चलो अच्छी बात है। फिर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली कर ही दिया 2376। ठीक है, तो भाई सवाल समझ के अगर करें तो बहुत बिजी क्वेश्चन है। हाँ, अगर किसी ने यहाँ कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग या ऐसा कुछ करना है उसकी अपनी इच्छा है भाई, क्योंकि जरूरत तो है नहीं है। नॉर्मल आप सिंपल इंटरेस्ट ही रखो तो ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, ये तो मंथली कंपाउंडिंग भी नहीं की गई है, सिंपल इंटरेस्ट है बिल्कुल ही। तो दो पार्ट इस क्वेश्चन के हमारे हो गए। ये आ गया मैक्सिमम कॉन्टेंगो एंड बैककोडेशन बताओ। सर ये थोड़ा ये नया हो सकता है, मतलब थ्योरेटिकली तो मॉड्यूल में दिया होता है, पर कई बार क्वेश्चन नहीं देखा होता तो बंदे नहीं कर पाते। तो पहले इसके बारे में थोड़ा ये समझ लेते हैं। कॉन्टेंगो और बैककोडेशन, देखिए जी क्या लिखा हुआ। देखो ये सबसे पहले उसने बताया कि कॉन्टेंगो एंड बैककोडेशन आर द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरवर्ड कर्व। यार जैसे आप स्पॉट और फॉरवर्ड के प्राइस को, स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस को कंपेयर करके, चाहे फिर वो शेयर हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, बोलते रहते हो ना प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, बस वही चीजें हैं, ध्यान से समझ लेना। मार्केट कॉन्टेंगो में होगी जब फॉरवर्ड प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का हायर देन स्पॉट है। मतलब कि अगर स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट ज्यादा है, जो कि हमारे केस में है, क्योंकि यहाँ स्पॉट रेट आया 2376, फॉरवर्ड रेट है 2400। अगर स्पॉट से फॉरवर्ड ज्यादा है, दोबारा देख लीजिए, स्पॉट से फॉरवर्ड ज्यादा है तो कॉन्टेंगो है, मतलब आगे बढ़ रही है। सिमिलरली व्हेन अ मार्केट इज इन अ बैकवर्डेशन पीछे आ रही है, फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज लोअर देन द स्पॉट। फिर ऐसा कुछ होएगा कि जैसे स्पॉट 2376 है और फॉरवर्ड 2300 है, तो जैसे जिसको आप प्रीमियम कहते थे वो कॉन्टेंगो है, जिसे आप डिस्काउंट कहते थे वो बैकवर्डेशन है, पीछे आना, पलटना। समझे कि नहीं? अब क्या क्वेश्चन में इसके बारे में सोल्यूशन में कुछ मिलेगा? हाँ जी सर, इंस्टीट्यूट ने समझाया है, बट आप पहले पक्का कर लो आपका कॉन्टेंगो है। आप इंस्टीट्यूट में कंफ्यूज ना हो जाए ना। स्पॉट 2376 है, फ्यूचर 2400 है, ये कोई बैकवर्डेशन नहीं है, आगे जा रही है मार्केट। अगर 2376 स्पॉट होता और मेरा फ्यूचर का रेट आ रहा होता 2350, तो मैं बैकवर्डेशन मान लेता। बाकी इंस्टीट्यूट की स्टोरी, इंस्टीट्यूट के पास चलते हैं। कहता है टू डिटरमिन वेदर मार्केट इज इन कंटेंगो और बैकवर्डेशन फर्स्ट कंप्यूट द बेसिस। ओ यार तुम थकाई जाओ बंदों को। बेसिस इज स्पॉट माइनस फ्यूचर। अच्छा जी, तो स्पॉट तुम्हारा यहाँ है 2376, फ्यूचर तुम्हारा है 2400, ये तो आ जाएगा नेगेटिव। कहते हैं अगर बेसिस नेगेटिव हुआ तो मार्केट कॉन्टेंगो है। देख लो बेटा तुम्हारा बेसिस नेगेटिव ही है। एंड व्हेन इट इज पॉजिटिव तो मार्केट बैकवर्डेशन है। बैकवर्डेशन तब बनेगा ना अगर ये छोटा हो जाए। सिंस स्पॉट, यार ये क्या है यार, ये सिंस स्पॉट प्राइस थोड़ा ना लिखना चाहिए था, ये तो फ्यूचर प्राइस लिखना चाहिए था। फ्यूचर प्राइस 2400, स्पॉट निफ्टी 2376, ठीक। बेसिस नेगेटिव तो कंटेंगो, कंटेंगो 24 पॉइंट। तो ठीक है, एंड में सारा सेम लिखा, ठीक लिखा है, बस थोड़ा जो वहाँ वो जहाँ स्पॉट लिख गया वहाँ आप खुद ही सोचेंगे 2400 इज नॉट द स्पॉट रेट। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर हैं। आप प्रीमियम और डिस्काउंट की तरह समझ लेते तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होता। लो जी सर, और इस क्वेश्चन में क्या है, इसने पूछा बताओ जी पे ऑफ बताओ इस ट्रांजेक्शन का। सर वो तो हमारे कुछ स्टूडेंट जो मार्केट वाले बंदे कलाकार, उन्होंने तो पहले शॉर्ट में निकाल दिया होगा, क्योंकि सर 2400 पे शॉर्ट हुआ था ये और एक्सपायरी पे 2100 पे आ गया, तो 300 पॉइंट आ गए। एक लॉट 75 का, 5 लॉट है, ये फायदा होगा सर आपका। 375 कितना हुआ, बाई 500, बाई 500 इंटू 5, 1,12,500। चेक कर लीजिए, ये दिया होगा यहाँ कहीं, ये देख लीजिए सर।
कहते 2400 पे शॉर्ट किया, 2100 पे कवर कर लिया। अब ये 5 लॉट के यूनिट यहाँ लिख दिए गए हैं क्योंकि एक लॉट में 75 है, 5 लॉट में 375, इतना हो गया आपको प्रॉफिट। फ्यूचर सेलर गेन्स इफ द स्पॉट प्राइस इज लेस देन द फ्यूचर एज द पोजीशन विल बी रिवर्स्ड एट द सेम स्पॉट प्राइस। पता ही है हमें यार, जिस रेट पे शॉर्ट करो और बाद में एक्सपायरी पे उससे नीचे आ जाए तो ऑब्वियस सा प्रॉफिट होता है। शॉर्ट किया, बाद में खरीदना होता है स्क्वेयर ऑफ करने के लिए। Therefore, Mr. SG has gained 1,12,500 on short position taken। तो जो उसने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उस पर 1,12,500 रुपए कमा लिए। तो अच्छा सवाल है, बस कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन थोड़ा सा है, उस वजह से कई बार ध्यान इधर उधर हो जाता है। पूरा क्वेश्चन बंदा सोचता है यार पता नहीं मेरे नंबर आएंगे कि नहीं, और इसका पहला पार्ट इतना ज्यादा इजी है उससे भी डाउट आ रहा है लोगों को, अच्छा कि उसमें यही करना है। यार बेटा जो लिखा हुआ आप पढ़ लो, प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसमें ये कैसे कह दूं कि इसमें वो ये कह रहा है कि निफ्टी कितने लेवल पे शॉर्ट किया वो निकाल लो। वो तो एक लॉट की वैल्यू पूछ रहा है, 5 लॉट की 9 लाख है तो एक लॉट की 180 होगी। ठीक है, अगला जो सवाल है वो पेपर में आया हुआ है पहले भी, वो वीट ट्रेडर के नाम से आया था, अब राइस हो गया। कणक पहले होगी, समझ गए, उन चौल आगे ध्यान नाल। राइस ट्रेडर हैज प्लान टू सेल 22,000 kg ऑफ राइस आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ। ये राइस ट्रेडर है और इसने 22,000 किलो राइस बेचने हैं, अभी नहीं बेचने, आगे बेचने 3 महीने बाद। स्पॉट प्राइस जो राइस का है वो 60 रुपए है। 3 महीने का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 59 पे चल रहा है, तो ये भी नीचे ही है, डिस्काउंटेड बैकवर्डेशन। साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 1000 kg, एक लॉट 1000 किलो का। प्राइस एक्सपेक्टेड है कि 56 तक जा सकता है 3 महीने बाद। ओहो, तो नेचुरल है यहाँ पोजीशन को हेज करना चाहिए। कहते पहले आप ये बताओ कि इंटरप्रेट द पोजीशन ऑफ ट्रेडर इन कैश मार्केट। सर आप ये कह रहे हो कि आप एक राइस ट्रेडर हो तो आपने राइस को सेल करना है 3 महीने बाद। ऑब्वियस है यू आर हैविंग दी राइस, तभी आप बेचोगे ना आगे, तो आपकी करंटली जो पोजीशन है वो लॉन्ग दिखाई देती है यहाँ। आपकी कैश मार्केट में शॉर्ट पोजीशन नहीं है, लॉन्ग है। देखिए सर क्या लिखता है, सिंस द ट्रेडर हैज प्लान टू सेल आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ इट इंप्लाइज ही इज इन अ लॉन्ग पोजीशन इन कैश और स्पॉट मार्केट। कहता है ट्रेडर ने एक प्लान किया हो कि आज से 3 महीने बाद माल बेचेगा, तो इसलिए उसकी अभी जो पोजीशन कैश मार्केट में है वो एक लॉन्ग पोजीशन है। बिल्कुल सही सर। एडवाइस ट्रेडर एडवाइस द ट्रेडर द ट्रेडर शुड टेक, एडवाइस द ट्रेडर शुड टेक पोजीशन होना चाहिए था, कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था। एडवाइस द ट्रेडर द पोजीशन शुड ही टेक इन द फ्यूचर मार्केट टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट। बहुत आसान सर। कैश मार्केट में आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं, फ्यूचर मार्केट में अगर आपको अपनी रिस्क की मिटिगेशन करनी है, रिडक्शन करनी है, हेजिंग करनी है एक तरह से, ऑब्वियस है सलाह सेम पोजीशन की नहीं हो सकती, वो तो डबल रिस्क हो जाएगा। तो फ्यूचर में हम इसे क्या कर देंगे, शॉर्ट। बिल्कुल सर, प्राइस फ्यूचर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, यही यहाँ लिख के आएगा। सिंस ट्रेडर इज इन अ लॉन्ग पोजीशन इन कैश मार्केट ही कैन mitigate the risk of reduced profit by hedging the position by selling the rice futures, that is short position बना लें। बिल्कुल सर। अब सर देखते हैं यहाँ पे अगले पार्ट में क्या पूछा, बड़े स्टाइल में पूछा ना एक एक चीज को, क्या डेमोस्ट्रेट द इफेक्टिव यील्ड। वो वीट वाला क्वेश्चन जो पेपर में आया था उसमें भी यही वर्ड था, इफेक्टिव यील्ड बताओ। इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस फॉर इट्स सेल इफ इट डिसाइडेड टू मेक यूज ऑफ फ्यूचर मार्केट, और 3 महीने बाद स्पॉट में रेट 57 है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट 58 है। इफेक्टिव यील्ड बोल गया था, इफेक्टिव रियलाइज प्राइस ही बोलना चाहिए। वो कह रहा है कि इफेक्टिवली बताओ यार कि आपको अपने राइस सेल करके क्या मिला टोटल। राइस तो देखो जी आपके मंडी में ही सेल होंगे जहां बायर्स खरीदेंगे आपसे, या जैसे भी रिटेल सेलर हो जैसे भी, वो तो बिकेंगे 57 पे ही, ठीक है। पर जो आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट है वो प्राइस डिफरेंस से हो जाएगी इस केस में। तो हमने शॉर्टिंग की थी फ्यूचर में शॉर्टिंग की थी 59 पे, अब वो 58 पे है जब आप सेटल करने जा रहे हैं। देखिए सर गेन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है 59 माइनस 58, 22,000 किलो, तो 22,000 रुपए आपको पॉजिटिवली आ गए। बिल्कुल सर। फिर आपने अपनी राइस की जो क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी स्पॉट रेट पे बेच दी।
अब अगर आपने हेजिंग ना की होती आपको सिर्फ यही मिलता मार्केट में जो रेट है। अब 22,000 रुपये आपने फ्यूचर में भी कमा लिए, तो इफेक्टिवली आपको इतना मिल गया। अगर आप होशियार हैं तो 57 आपको वहां यहाँ मिल रहे हैं मार्केट में, 1 रुपया आपको फ्यूचर में मिल रहा है, तो आपकी राइस की जो इफेक्टिव यील्ड है वो 58 हो जाती है। बाकी अगर आप पूरा डिटेलिंग करके करना चाहते हैं तो भी ये आ जाता। ठीक है सर। तो मैं एक बार दोबारा याद करा दूं, कुछ बच्चे जो बहुत इंटरेस्ट लेते होते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन्हें पता ज्यादा होता थोड़ा। सर इसमें ना हम यही मान के कर रहे हैं कि फिजिकल सेटलमेंट नहीं हो रही है, मतलब कि हम राइस की फिजिकल सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं फ्यूचर वाले रेट पे। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो आप सीधा 58 ही लिख देते ना कि 58 पे हम तो डिलीवरी दे देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो तो प्राइस डिफरेंस से सेटल हुआ, वहां से तो 22,000 है, और राइस को हमने जो मार्केट रेट चल रहा था वहां जो उसको जिसको जरूरत थी उसको चावल बेच दिया 57 पे। 57 हमारे मार्केट से आगे, 1 रुपया हमारा वहां से आ गया, इफेक्टिवली 58 आ गया। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। इतना कई बार मन में आ जाता होता तो ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग चीज है, ये फ्यूचर की सेटलमेंट है। और इसके अलावा जो मंडी में आपने सेलिंग करनी है वो अलग बात है। ठीक है। ये नहीं है कि आप फ्यूचर में राइस की डिलीवरी देके सेटल कर लोगे, फिर तो आप सीधे ही 58 लिख देते। वैसे नहीं करना, इसको लॉजिकली ही करना है। फ्यूचर्स को आपने प्राइस डिफरेंस से सेटल करना है, और जो कॉमोडिटी है उसको मार्केट में सेल करना, अनलेस क्वेश्चन कह दे कि इट इज सेटल्ड बाय फिजिकल डिलीवरी। ठीक है। फ्यूचर की सेटलमेंट फिजिकल डिलीवरी से हुई, फिर तो 58 सीधा लिखते। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा सर जी। ठीक है। और अगला फिर फॉरेक्स वगैरह का सवाल है अगली वीडियो में ही देखते हैं, इतना अभी के लिए बहुत है।